हेलो एवरीवन। हिडन लर्नर्स अकेडमी दोस्तों आपके लिए लेके आया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, क्रैश कोर्स लेके आए थे हम आपके लिए। 100 क्वेश्चन का जीके का ऐसे हिंदी कंप्लीट किया था। अभी ये जीके का क्रैश कोर्स है आपके लिए। इसमें हम आपको सारे के सारे जीके में जो भी चैप्टर बनते हैं, ये चैप्टर नंबर 9 है। जितने भी चैप्टर बनते हैं यूपीएसआई में, जहाँ से बार बार क्वेश्चन उठाता है, जो भी लेटेस्ट जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे गए थे या एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे 100 क्वेश्चन में हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले इसके 3 पार्ट हमने किए थे, अभी है इसका ये पार्ट नंबर 4। और इसमें सारे के सारे जितने भी कह सकते हैं जीके से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है या जो भी चैप्टर है वो सारे टच कर रहे हैं हम। जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, या फिर जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, आजकल हम कह सकते हैं बीएनएस, कंप्यूटर। वो सारे आपके 100 क्वेश्चन में आपका पूरा रिवीजन होने वाला है पूरे कंटेंट का। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अभी यह है इसका ये पार्ट नंबर 4। और इससे पहले अगर आपने इसके 3 पार्ट नहीं देखे वो भी देखिए। कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बन सकते हैं। हिंदी भी हमने ऐसी हिंदी का भी 100 क्वेश्चन का क्रैश कोर्स किया था। एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन तो आपको जरूर लगा के जाने हैं। 100 क्वेश्चन की मैराथन लगाइए इसको आप। 4 पार्ट में मिलती है आपको यूट्यूब में, तो जरूर करके जाइए। क्योंकि मोस्टली जो यूपीएसआई है क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, और जो क्वेश्चन जो पहले पूछे गए हैं लेटेस्ट वहीं पे उसी टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 76 टू 100 तक क्वेश्चन रहेंगे इसमें। पहले आप क्या करेंगे, खुद से वीडियो को पॉज करेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन को अच्छे से, फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे, ताकि आपको जो आंसर है इसका लास्ट टाइम तक, लंबे टाइम तक याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये हमें बताना है इसमें। देखिए, अब डीओएस दोस्तों और जो मिनिक्स है, मिनिक्स और डीओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। और जो CAD है, मीन्स कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसे बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। CAD मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 77, डैश एक प्रकार का मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। मतलब एक प्रकार का मालवेयर आपको बताना है जो कंप्यूटर पर विज्ञापन, मतलब कि दोस्तों जो एडवर्टाइजमेंट आती रहती है वो दिखाता है। अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट जो आपको दिखती रहती है वो दिखाता रहता है। इनमें से कौन सा वो मालवेयर है जो ये सारी चीजें दिखाता है। राइट आंसर होगा ये है एडवेयर। एडवेयर अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स को क्या करता है, दिखाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, रीड ओनली मेमोरी ROAM में एक विशेष कार्यक्रम जो ऑपरेटिंग सिस्टम का रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM में लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है, वह निम्न में से कौन सा है। मतलब कहता है रोम में स्टोर्ड प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बायोस, BIOS। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, इस समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस कमेटी का नाम है PN श्री कृष्ण समिति। PN श्री कृष्णा समिति ने कमेटी ने डेटा प्रोटेक्शन इशू पर काम किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, PN श्री कृष्ण समिति। क्वेश्चन नंबर 80, कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट डैश के बराबर होता है। 1 TB बताना है किसके बराबर होता है। 1 TB में दोस्तों आते हैं 1024 GB आते हैं। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 GB। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है। प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। दोस्तों जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ब्लू रे, DVD, USB फ्लैश ड्राइव, ये सारी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज इनको बोला जाता है। लेकिन रैम किस में आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है इसको, ये आता है प्राइमरी मेमोरी में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नंबर 82, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। 1 निबल इज इक्वल टू होता है 4 बिट्स के बराबर होता है। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय दंड संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
भारतीय दंड संहिता के संबंध में कौन सी स्टेटमेंट है दोस्तों जो करेक्ट है, ये आपको बताना है। पहला कहता है यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। आईपीसी पूरे इंडिया में लागू होती है और इंडिया सिटीजन के फॉरेन क्राइम पर भी लागू होती है। ये अपने आप में ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 आईपीसी को ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा बाहर किए गए अपराध के लिए उसी पर प्रकार की कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जो इस तरह अधिनियम के तहत भारत के अंदर किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 आईपीसी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84। आयकर में कटौती आयकर के किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? आयकर में कटौती मतलब इनकम टैक्स डिडक्शन जो मेनली है किस सेक्शन के अंतर्गत आता है दोस्तों? ये आता है सेक्शन 80 सी के अंतर्गत आता है अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन। सेक्शन 80 क्लोज सी में आता है ये। आंसर करेंगे ऑप्शन बी, कह सकते हैं सेक्शन 80। क्वेश्चन नंबर 85। डैश आयकर अधिनियम में कहते हैं आयकर अधिनियम में डैश एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि को प्रमाणित करता है। इसे बोला जाता है दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फॉर्म 16 बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? फॉर्म 16। फॉर्म 16 एम्प्लॉयर देता है जो टीडीएस सर्टिफिकेट होता है। क्या होता है? टीडीएस सर्टिफिकेट होता है। क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? पहला कहता है 6 वर्ष के बच्चे ए ने बहुत सारी मारदाड़ की फिल्में देखी। एक दिन वह बच्चे बी को जोर से धक्का देता है जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। और बी में सेकंड में कहता है क्यू ने पी को बिना दबाए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है पी ने आर की हत्या कर दी। तो पी ने कोई अपराध नहीं किया है। दोस्तों पहली स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। 7 साल से कम बच्चा क्रिमिनली लिएबल नहीं है अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शन 82। अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड, नशा जबरदस्ती दिया गया तो इंटेंशन नहीं था। जबरदस्ती दिया गया, इंटेंशन नहीं था, ऑफेंस नहीं है ये भी। तो दोनों अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में कौन सा सही होगा? पहला कहता है ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 साल का कारावास होगा। सेकंड में कहता है जब ए को जेड मार रहा है जब ए जब ए को कहता है जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। पहला तो दोस्तों गलत है, दूसरा सही है। दो अलग लोगों को चोट मतलब कि अलग ऑफेंस में आता है। दोनों अलग अलग ऑफेंस मतलब कि दोनों अलग अलग अपराध होंगे। दूसरा ठीक है। पहला गलत है क्योंकि हर स्ट्राइक अलग पुनिशमेंट नहीं मिलेगी। इसी तरह 50 साल का रूल नहीं होगा, फिर ये काम नहीं करेगा। ये गलत है पहला। दूसरा ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? ये याद करने वाला क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आएगा दोस्त ये तीनों आएंगे ए बी सी, सिंगापुर और ब्रुनई और श्रीलंका। इनकी पैनल कोड आईपीसी पैटर्न पर बनी है इनकी भी। राइट आंसर होगा ऑप्शन का ए बी सी तीनों आएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय अपराध जांच विभाग सीआईडी का जनक किसे कहा माना जाता है? आपको ध्यान रखना है। खान बहादुर कुर्बान अली खान को माना जाता है। इन्हें इंडियन सीआईडी का जनक माना जाता है। किसको? खान बहादुर कुर्बान अली खान को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90।
भारतीय दंड संहिता की धारा 405, 409, 405 से 409 किस विषय से संबंधित है? ये सभी 405 से 409 आते हैं। आईपीसी 405 से 409 आपको ध्यान रखना है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड है दोस्तों, आपराधिक न्यास भंग से रिलेटेड है, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन में। साक्ष्य विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है दोस्तों? साक्ष्य विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर सब्जियों के प्रोडक्शन से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सब्जियों के प्रोडक्शन से। क्वेश्चन नंबर 92, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है? ये आपको याद करना है। सीआरपीसी सेक्शन 357 क्लोज ए विक्टिम विक्टिम कंपनसेशन से संबंधित है दोस्तों। विक्टिम कंपनसेशन से संबंधित है, मतलब पीड़ित मुआवजा से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा सेक्शन कह सकते हैं 357 क्लोज ए। क्वेश्चन नंबर 93, दंड प्रक्रिया संहिता को धारा 156 क्लोज 3 के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का उपयोग डैश द्वारा किया जा सकता है? ये किया जा सकता है एक मैजिस्ट्रेट के द्वारा। आपको याद रखना है, सीआरपीसी 156 क्लोज 3 के तहत मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है अकॉर्डिंग टू धारा सेक्शन 156 क्लोज 3। क्वेश्चन नंबर 94, डैश वह भारतीय कानून है जो किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा और उससे जुड़े मामलों के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि से निवारक निरोध प्रावधान करता है? तो ये है जी, ये कानून है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। आपको याद रखना है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट प्रिवेंटिव टेंशन, इसका एक कानून इसको माना जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट प्रिवेंटिव टेंशन का एक कानून इसको माना जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 बोलते हैं हिंदी में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? प्रदेश को दोस्तों पहले जाना जाता था संयुक्त प्रांत के नाम से, ठीक है ना। यूपी को पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। कथक क्या है? उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है कथक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की यूपी की जो पहली गवर्नर थी, ये थी सरोजनी नायडू। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? आपको याद रखना है, यूपी ग्राम आबादी एक्ट आया था 1947 में, इसको पास किया गया था। कब? 1947 में। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया था? मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं यूपी लैंड रिवेन्यू एक्ट। कब स्थापित किया गया था? यूपी लैंड रिवेन्यू एक्ट स्थापित किया गया था, याद रखना आपको, 1901 में, 1901 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया है? उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम मतलब यूपी स्टेट बेसिक एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ था? यूपी में बेसिक एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ था? तो याद रखना आपको, ये हुआ था 1962 में, 1962 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी।